ओबरा से चलकर आए ओबरा में प्रोग्रेसिव एसोसिएशन ऑफ पेरेंट्स अवेयरनेस के राष्ट्रीय संयोजक। इस संगठन को शॉर्ट में कहते हैं, जो लोकप्रियता मिली है पूरे देश भर में पापा के नाम से, और बहुत ही अच्छा नाम है। आपके राष्ट्रीय संयोजक दीपक सिंह सरीन जी का हम ओबरा में स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। आपने प्रदेश में नहीं देश भर में बच्चों के लिए काफ़ी कुछ प्रयास किया है, और ऐसे समय में जब कोरोना काल में बच्चों की पढ़ाई लिखाई काफ़ी हद तक प्रभावित हुई थी, अभिभावकों के ऊपर फीस का बोझ था और बहुत सारी समस्याएं थी। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो आपने यह संगठन बनाया, इसका प्रमुख उद्देश्य क्या रहा? चौबे साहब, आपको धन्यवाद दूंगा कि आप इस समय निकाल के यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। ये समय पत्रकार जगत के आराम करने का होता है, लेकिन एक ये भी कहा जाता है कि पत्रकारिता में आराम तो मिलता ही नहीं है, लगातार भागदौड़ की, जहाँ से खबर आई और वहाँ आप चल पड़े। तो पहला धन्यवाद आपको कि आप समय निकाल के यहाँ पे पधारे। अब हम बात करते हैं संगठन के निर्माण की। कोरोना वैश्विक महामारी के बाद जब स्कूलों को खोलने का चर्चा बाजार में आया, तो उस समय एक बड़ा विषय निकल कर ये आया कि स्कूलों के द्वारा पूरी फीस की मांग की जा रही थी। पूरी फीस किस लिए? केवल इसलिए कि आपके बच्चे वहां पढ़ते हैं, जबकि स्कूल के भवन बंद रहे, स्कूलों के द्वारा टीचरों को निकाल दिया गया, वेतन आधा कर दिया गया। जब सब कुछ आपने आधा कर दिया, आपका खर्चा भी आधा हो गया, उसके बाद भी जब आप पेरेंट्स से पूरी फीस मांग रहे थे, तब जाके संस्था का गठन करना पड़ा। नाम हम ऐसा चाहते थे जो अभिभावक को आत्मीयता के साथ अपने से जोड़ सके। तब हम लोगों ने बहुत विचार करा और एक ऐसा नाम दिया जो पापा, सुनते ही ऐसा लगता है कि अभिभावक आ गया है और बाहर पापा खड़े हुए हैं। तो हमारा संगठन पूरे देश के अंदर इस समय अभिभावकों की समस्याओं और उनके समाधान के लिए लड़ रहा है, प्रयास कर रहा है। उसी कड़ी में आज मेरा सोनभद्र आना हुआ है। सोनभद्र में हमारे जिला संयोजक अनुज कुमार शुक्ल हैं, जो लगातार यहाँ पर अभिभावकों की समस्या को उठा रहे हैं, और उनका निवेदन था कि एक बार यहाँ पर जरूर आए। तो इसी कड़ी में मेरा यहाँ पर आना। ठीक है, और जानना चाहेंगे कि ये जो आपका, इसको मैराथन दौड़ कह सकते हैं कि कम समय में काफ़ी तेज गति से आपका संगठन उभरा भी, और अधिकारियों से भी आमना सामना हुआ, कॉलेज प्रबंधन से आमना सामना हुआ। यह कहीं छिपा नहीं है कि जो विद्यालय के प्रमुख रूप से संचालक हैं, कहीं न कहीं उनके ऊपर शासन से जुड़े हुए लोगों का ही प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से बर्दाश्त होता है। अर्थात ये कहा जाए कि चाहे वे रॉन्ग करें या राइट करें, उसको मजबूती से क्रियान्वित कर लेते हैं। ऐसी स्थिति में जब आपने संगठन खड़ा किया, तो आपका अनुभव क्या बताता है? क्या अभिभावकों की बातों को आसानी से जो आज के विद्यालय में क्या मान लेंगे, इसके बारे में आपका क्या कहना है? जब इस संगठन का निर्माण हुआ तो हम लोग भी आप अभिभावकों की तरह नए थे। निश्चित तौर पे सिंघम मूवी मैंने देखी थी, उसके अंदर एक डायलॉग था कि अगर किसी मंदिर के बाहर की चप्पल चोरी होती है तो पुलिस अधिकारियों को ये पता होता है कि चप्पल चुराने वाला कौन है। उसी प्रकार से बिना प्रशासन की मिलीभगत के कोई भी स्कूल वाला अनैतिक कार्य कर ही नहीं सकता। अगर वो कर रहा है तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं उसकी सांठगांठ अधिकारियों से है, तब जाके वो अपने मन की पूर्ति कर पा रहा है। हम लोगों ने सैकड़ों शिकायतें करी, जाते थे, हमें समय दे दिया जाता था, हमारी सुनवाई नहीं होती थी। आज आइए, कल आइए, परसों आइए, और ये समय इसलिए खींचा जाता था ताकि अभिभावक का मनोबल चक्कर लगाने पे टूट जाए और वो थक हार के स्कूल के द्वारा मांगी हुई फीस को जमा कर दे। लेकिन जब हमारे द्वारा कार्य पद्धति को चेंज करके लिखा पढ़ी पे आया गया, तब अधिकारियों को हमारी बात सुनने के लिए मजबूर होना पड़ा। अगर आप नेता हैं तो जनता को कभी राज मत बताइए, अपने आगे पीछे घुमाइए, आपकी राजनीति सफल होगी। लेकिन यदि आप वास्तव में देश के अंदर क्रांति और बदलाव चाहते हैं, तो मैं कहता हूं कि जनता को शिक्षित कर दीजिए। वो जब शिक्षित हो जाएगी, जब वो अपने अधिकार जान लेगी, तब वो खुद से लड़ने लगेगी। तो हमने सिर्फ ये कार्य किया कि हम जिस जिस जिले में गए, वहां के अभिभावकों को उनके राइट बताने लगे, उनके अधिकार बताने लगे कि आपके ये अधिकार हैं, आप स्कूल वालों के आगे ना झुको, ना डरो, ना दबो, और अपनी बात को मजबूती सबके आगे रखो। तो जहां जहां अभिभावक अपने अधिकार जान के लड़ने लगा, आप यकीन मानिए कि उसको बहुत राहत मिलने लग गई, और इस राहत की सुखद परिणाम की लड़ाई में अब आपका जिला सोनभद्र भी शामिल होने वाला है। स्थानीय स्तर की जो सवाल है उसको तो हम पूछेंगे,
हमें लगता है कि आपकी जो कार्य योजना है, निर्धन हो या हो धनवान, शिक्षा हो वे एक समान, निश्चित तौर क्योंकि पैसे के आधार पे जो शिक्षा देने की बात की जा रही है, तो वह शिक्षा और ज्ञान तो नहीं हो सकता, और धंधा जरूर हो सकता है। बिल्कुल। और हमको लगता है कि केवल सोनभद्र नहीं, केवल प्रदेश से नहीं बल्कि पूरा देश इसकी चपेट में। बिल्कुल। तो अब हम चाहेंगे कि आप जैसे अन्य जगहों पे कुछ जिलों का नाम बताइए जहाँ पर आपका प्रत्यक्ष रूप से स्कूलों के मैनेजमेंट से इस हमारे प्रदेश में जैसे आगरा में हमारा जिला मुख्यालय है और जहाँ हमारा हेडक्वार्टर होता है, वहाँ के आसपास के जिलों में संभावित रूप से जब अखबारों में खबरें निकलती हैं तो बड़ा फर्क पड़ता है। आप मथुरा चले जाइए, फिरोजाबाद चले जाइए, इटावा चले जाइए, मैनपुरी चले जाइए, कानपुर चले जाइए, लगातार सराउंडिंग एरिया में हमारा संगठन बहुत तेजी से उभरता चला जा रहा है। आप जयपुर चले जाइए, जयपुर में बड़ा अच्छा काम चल रहा है। आप ग्वालियर चले जाइए, आप सागर चले जाइए, यहाँ भी बड़ा अच्छा काम चल रहा है। मुरैना चले जाइए। लगातार हम लोग प्रयास ये कर रहे हैं कि पूरे भारत के अंदर संगठन के पैर तेजी से अपने गति को पसारते हुए आगे बढ़े। उसका एक लाभ ये भी है कि जितने अधिक अभिभावक आपके साथ जुड़ेंगे, उतना एक प्रेशर ग्रुप आपके संग क्रिएट होगा। तो ये हमारा प्रयास है कि हम तेजी से जोड़ रहे हैं लोगों से जुड़ रहे हैं। आपकी समस्या अगर है तो आप हमें बताइए, हमारी टीम का कोई ना कोई साथी आप तक जरूर पहुंचेगा। हम लोगों ने एक राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर जारी करा हुआ है 9557 300 600। मैं फिर से रिपीट करता हूं, एक राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर हमने जारी करा हुआ है 9557 300 600। इस नंबर पर भी आप अपनी जानकारी प्रेषित कर सकते हैं। जिस जिले की समस्या होगी उस जिले की प्रतिनिधि आपसे संपर्क करेंगे और समाधान का प्रयास करेंगे। कुछ और भी सवाल है। जब कानून की बात आती है, नियम की बात आती है, तो मौलिक अधिकार में भी शिक्षा के अधिकार को जोड़ा गया, जिसमें था कि निःशुल्क 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा दी जाएगी। इससे ऊपर की अलग विषय है। तो क्या इन मौलिक अधिकारों सोनभद्र पे तो हमने देखा है भेड़ चरा रहे, बकरी चरा रहे, तो पता भी नहीं कि मौलिक अधिकार क्या है, मुझे मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। जहाँ निःशुल्क शिक्षा की बात आती है, गवर्नमेंट स्कूल है जहाँ मिड डे मील चलता है, लोगों को भोजन तक कराया जाता है, सारी चीज़ें। दूसरी तरफ प्राइवेट जो स्कूल हैं, विशेषकर अंग्रेजी माध्यम के, जिनको हम कॉन्वेंट कर सकते हैं, कुछ और नाम से पुकार सकते हैं, वहाँ प्रतिवर्ष जो निर्धारित शासन स्तर से किताबें, उसको तो चलाया जाता है। उसके साथ साथ कुछ ऐसी प्राइवेट किताबें मुझे लगता है जिसकी जरूरतें नहीं होती, उनको भी चलाया जाता है। इस समय बड़ा ये बहुत बड़ा मुद्दा इस समय वर्तमान समय में देखने में आ रहा है। जब 2 साल लगातार स्कूल बंद रहे, अब स्कूल खोले जा रहे हैं, कई स्कूलों ने किताबों में परिवर्तन कर दिया है और ये परिवर्तन पूरा नहीं होता। किसी भी किताब के 1 या 2 पन्ने के बीच में से कुछ मैटर इधर उधर करके उसको नई किताब का नाम और टाइटल दे दिया जाता है, पब्लिशर नया हो जाता है। उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि देश के कई राज्यों के माननीय उच्च न्यायालय ने यह आदेश दिया है कि एनसीईआरटी की किताबों को लागू करना चाहिए, लेकिन ये स्कूल वाले नहीं करते। इसका जो दायित्व होता है, ये दायित्व होता है जिला प्रशासन का कि वो माननीय उच्च न्यायालय के आदेश का पालन करवाएं। हम लोग हाई कोर्ट में जो पिटीशन लेके जा रहे हैं, उसमें हमारा 11वां बिंदु यही है कि पूरे देश के अंदर तत्काल प्रभाव से कोरोना वैश्विक महामारी के बाद जब अभिभावक आर्थिक स्तर पर टूटा हुआ है, ऐसे में प्राइवेट पब्लिशर की किताबों को प्रमोट करना, जहां किताबें आपकी 700 रुपए की आ सकती हैं, वहां 7,000 रुपए का आर्थिक एक नया बोझ डाल देना, ये किसी के लिए भी जेब काटने के बराबर है। तो हम माननीय उच्च न्यायालय से ये भी निवेदन करेंगे अपने बिंदु में कि तत्काल प्रभाव से एनसीईआरटी किताबों को लागू किया जाए, ताकि अभिभावक की जेब कटने से बचे। यदि इसको लागू कराने में किसी प्रकार की तकनीकी समस्या आ रही है, तो हम फिर ये निवेदन करते हैं कि एक अधिकतम खुदरा मूल्य तय कर दिया जाए कि प्राइवेट पब्लिशर की किताबें कुल इस कीमत से ज्यादा नहीं हो सकती, और 5 वर्ष से पहले पाठ्यक्रम में किसी भी प्रकार का बदलाव ना किया जाए। हम लोग इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। आप सबका साथ मिलेगा तो जल्दी कोई समाधान आपको देखने को मिलेगा। इससे जुड़ा हुआ सवाल है, जब जहाँ ज्ञान की बात आती है, विद्या की शिक्षा की बात आती है, 3 संस्थानों पर इनकी बात नहीं है, लेकिन बहुत सारे कॉलेज ऐसे हैं जिसको आपने भी फेस किया होगा, जहाँ टाई, जूता, मोजा, बैग इत्यादि भी निर्धारित दुकानों से या कहा जाता है इसी कैंपस से खरीदिए। इसके बारे में आपका क्या कहना है? 2018 एजुकेशन अमेंडमेंट एक्ट ये कहता है कि आप किसी भी अभिभावक को किसी भी एक तय दुकान से कुछ भी खरीदने के लिए विवश नहीं कर सकते। मैंने पूर्व में भी कहा था, मैं फिर से कह रहा हूँ, आपके अधिकार हैं, आपको जानना चाहिए कि आपके क्या अधिकार हैं। जब आप अपने अधिकार जानेंगे तभी तो उसके खिलाफ आप आवाज उठाएंगे। कोई भी स्कूल यदि ऐसा करता है तो आप लिखित में उसकी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। जिला शुल्क नियामक समिति बनाई गई है, वो उस स्कूल के ऊपर कड़े एक्शन लेगी।
आप स्वयं नहीं जाना चाहते, आप हमारे साथियों से बात करिए, आप अपनी सूचना हम तक पहुंचाइए, हम आपकी शिकायत को आगे पहुंचाएंगे और प्रयास करेंगे कि ये फर्जीवाड़ा रुक सके। इस बीच कुछ सवाल आते हैं कि कुछ अभिभावक जो सक्रिय हैं और इन अनुचित अनैतिक कार्यों का जो विरोध करते हैं, तो उनके मन में एक बात आती है कि हमारे बच्चे के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाएगा। क्या आपके सामने इस तरह की बातें आई पूरे चौबे प्रदेश साहब, में? हमारे देश को आज़ादी कई 100 सालों के बाद मिली, और वो सिर्फ इसलिए मिली क्योंकि हर व्यक्ति ये चाहता था कि भगत सिंह पैदा तो हो लेकिन पड़ोसी के घर में। उसकी मेन वजह ये है कि डर, भय जो है वो आज हमारे और आपके डीएनए में ही शामिल है। जब हम बात करते हैं तो आपने अक्सर देखा होगा कि लाइट चली गई, एकदम खूब अंधेरा हो गया, तो मन में एक भय आ जाता है, बोले अरे यार एकदम अंधेरा हो गया। धीमे धीमे वो डर दूर होने लगता है समय बीतने के साथ। ऐसा क्यों? हमारे पूर्वज जो थे वो पहले गुफाओं में रहते थे, वहां अंधेरा होता था, वहां पे जंगली जानवर आता था और खींच के ले जाया करता था। तो वो जो भय विकसित हुआ वो हमारे डीएनए में आज तक चला आ रहा है। धीमे धीमे कुछ लोग उस डीएनए से ऊपर हो जाते हैं, वो लड़ने लग जाते हैं, वो विरोध में अपनी आवाज देने लग जाते हैं, वो शक्ल बन जाते हैं उस क्रांति की जो समाज के हित के लिए काम करने लगती है। ऐसे में परेशान होना लाजमी है। मुझे खुद कई बार पुलिस के द्वारा 4 बार तो मुझे घर से उठा के ले गई है पुलिस, थाने में रखा है, अभिभावक पहुंचते हैं, छोड़ दिया जाता है, मुकदमा कोई आज तक कायम नहीं कर पाया, करेगा भी कैसे। एक बात मैं आप सभी दर्शकों को बताना चाहता हूं चौबे जी के माध्यम से कि उत्तर प्रदेश सरकार ने एक शासनादेश जारी करा है, उसका सुपालन कराना जिला प्रशासन की नैतिक जिम्मेदारी है। यदि आप देख रहे हैं कि उसका पालन नहीं हो पा रहा है और आप उसके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, तो ये जिला प्रशासन के लिए शर्म की बात होनी चाहिए कि वो सरकार के आदेश का पालन नहीं करा पा रही है, जिसके लिए एक अभिभावक को परेशान होना पड़ रहा है। और इस बात की फिक्र छोड़ दीजिए कि आपके बच्चों के संग कुछ गलत होगा। आप घर से बाहर निकलिए, आवाज बनिए उन सैकड़ों अभिभावक की। हो सकता है सामने वाला पड़ोसी लड़ना चाहता हो लेकिन ये सोच रहा हो कि कोई आगे बढ़े तो मैं लड़ूं, तो हो सकता है कि वो बीड़ा आप उठाएं, आपको देख के और 10 लोग बाहर निकलेंगे। तो उस मौके को चूकिए मत, जो सत्य है उसके लिए कहिए, अड़िए, लड़िए, निश्चित रूप से आप सफलता प्राप्त करेंगे। एक चर्चा करते हैं शासनादेश का। जी, पिछले साल में आदेश हुआ था कि कॉलेजों में फीस वृद्धि नहीं की जाए। आपके भी संज्ञान में आया होगा कि बहुत सारे कॉलेजों ने फीस वृद्धि कर दी है। जी। तो अभी तक आपने प्रशासन के अधिकारियों का पत्राचार किया है, क्या आप इस मामले में माननीय न्यायालय में भी जाना चाहते हैं या चले गए, उसमें क्या चल रहा है? चौबे साहब, आपके माध्यम से एक नई जानकारी आप सभी दर्शकों को देना चाहूंगा। कुछ स्कूलों ने फीस बढ़ा दी और कुछ ने नहीं बढ़ाई है। जिन स्कूलों में फीस बढ़ा दी गई है वहां अभिभावक परेशान है, लेकिन वो अभिभावक बहुत खुश हैं जिनके स्कूलों में फीस नहीं बढ़ी है। आप अगर ये सुन रहे हैं तो ये चिंता की खबर अब आपके लिए है। 350 के आसपास स्कूल वाले मिलकर उनकी स्कूल एसोसिएशन हैं जो हाई कोर्ट में रिट याचिका दायर कर रखी है, जिसकी एक सुनवाई 5 तारीख को है, एक सुनवाई 11 अप्रैल को है। रिट याचिका क्या उन्होंने दायर कर रखी है साहब कि हमारे बहुत खर्चे हैं, हमें बस की फीस बस की किस्तें देनी है और तमाम सैलरी देनी है, लिहाजा इस बार शुल्क में वृद्धि की जाए। जबकि उत्तर प्रदेश सरकार ये कहती है कि अभिभावक परेशान है, इसलिए इस बार भी शुल्क में वृद्धि ना की जाए। इसको चैलेंज करने के लिए स्कूल वाले हाईकोर्ट पहुंच चुके हैं। हमारी पापा टीम उसी विषय में अभी हाईकोर्ट में मैं कल मौजूद था। हम लोग वहां पिटीशन दाखिल कर रहे हैं, इन लोगों की एप्लीकेशन में इंटरवीन करने आए हैं ताकि हम ये बता सकें माननीय उच्च न्यायालय को कि माननीय उच्च न्यायाधीश महोदय, एक तरफ वो अभिभावक है जो अपने स्कूल की फीस दे रहा है, बच्चों के स्कूल की ड्रेस खरीद रहा है, बच्चों के लिए किताबें खरीद रहा है, बच्चों के लिए नए जूते खरीद रहा है, बच्चों के लिए स्टेशनरी खरीद रहा है, बच्चों के लिए हाउस ड्रेस खरीदेगा, वो अपने घर परिवार का खर्च चलाएगा, अभिभावक अपने घर का राशन भी खरीदेगा, अभिभावक के घर में माता पिता बुजुर्ग यदि हैं तो उनकी देखरेख और उनकी दवाई का खर्चा भी अभिभावक उठाएगा, अभिभावक अपने घर की कर्ज की किस्त भी चुकाएगा, अभिभावक अपने वाहन का लोन भी चुकाएगा और अंत में यही अभिभावक इनकम टैक्स भी चुकाएगा। और एक तरफ वो करोड़पति संस्थाएं हैं जिनका परिसंचालन एनजीओ और ट्रस्ट की बुनियाद पे होता है, जिनके ऊपर टैक्स के 1 रुपए की लायबिलिटी नहीं आती। तो माननीय न्यायाधीश महोदय, ये सोचना बड़ा जरूरी है कि छूट असल में मिलनी किसको चाहिए और फीस क्यों भरनी चाहिए। बिल्कुल नहीं भरनी चाहिए, इसके लिए हम पुरजोर आवाज उठाएंगे। इसी के साथ एक चीज और भी है कि जब फीस की बात आती है तो उसके साथ साथ
जुड़ा हुआ, चूंकि सार्वजनिक संस्थाएं होती हैं। जी। आपने इस बारे में क्या महसूस किया, क्या ये लोग जो धन इकट्ठा करते हैं शुल्क के नाम पर, क्या इसको सार्वजनिक करते हैं या उसको छिपा करके शुल्क लगातार बढ़ाते हैं? क्या होना चाहिए? अगर फीस की बात आती है तो इनको बताना चाहिए किस मद में कितना खर्चा हो, कितना है। हम लोग हाई कोर्ट में जा रहे हैं। एक बिंदु ये भी हमने शामिल करा है कि जो स्कूल वाले फीस बढ़ाने की बात कर रहे हैं वो अपनी वेबसाइट पर अपना पूरा बैलेंस शीट को अपडेट करें, ताकि हम लोग ये भी तो देख पाएं कि ये करोड़पति संस्थाएं अपने आप को गरीब कैसे दिखा रही हैं। जो अभिभावक की नौकरी चली गई, क्या वो गरीब नहीं है? जिस अभिभावक का वेतन आधा मिलने लगा, क्या वो गरीब नहीं है? जिसके परिवार में 2 लोग कमाने वाले थे, एक की नौकरी चली गई, क्या उसकी आर्थिक व्यवस्था पर असर नहीं पड़ा? कोविड में जिनके माता पिता की मृत्यु हो गई, जिन बच्चों की देखभाल करने वाला कोई नहीं है, क्या उन पे आर्थिक बोझ नहीं पड़ेगा? तो ये बड़ा दिलचस्प वाकया है कि पहले से ही 10 और 20 करोड़ के सरप्लस में रहने वाली ये सामाजिक शिक्षित संस्थाएं अपने आप को गरीब बता रही हैं, तो अभिभावक को कौन पूछेगा जिसके पास करने वाला कोई नहीं है? एक बात और आपके सामने भी बात आई होगी, अभिभावकों की तरफ से हमारे पास भी बात आती है, फीस तो हमसे ज़्यादा ली जाती है, परंतु जो टीचरों की तैनाती है उनमें गुणवत्ता नहीं होती। उसके पीछे बताया जाता है कि ट्रेंड नहीं है। कई विद्यालयों से सूचना मिलती है कि बेटियों की नियुक्ति कर दी जाती है, विवाह हो जाएगी, फिर यहाँ से चली जाएंगी, फिर किसी हम नए को रखेंगे। तो इस बारे में आपको क्या करना है? क्या ये जो अंग्रेजी माध्यम विशेषकर जो विद्यालय है, उन विद्यालयों में ट्रेंड शिक्षकों क्या पोजीशन है, जिस हिसाब से फीस लेते हैं, क्या उस तरह के टीचर हैं या बस कुछ इसी तरह चल रहा है? चौबे साहब, बड़ा अच्छा आपने प्रश्न उठाया है। यहाँ पर मैं आपको ये जानकारी दे दूँ कि हर कॉलेज या स्कूल के अंदर टीचरों को रखने का निश्चित रूप से मापदंड स्थापित है। उसका पालन इसलिए नहीं करा जा रहा है क्योंकि अगर आप उस मापदंड का पालन करेंगे तो टीचर महंगा आएगा, बीएड करा हुआ आएगा, टीईटी करा हुआ आएगा, एनडीटी करा हुआ आएगा, तो आपको ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे। तो आप किसी भी ग्रेजुएट करे हुए बंदे को आप अपने यहाँ पे टीचर दिखा देते हैं। लेकिन इस पर हम लोग कोर्ट में इस बिंदु के साथ भी जा रहे हैं कि स्कूल में ये जांच कराई जाए कि जिन लोगों को रखा गया है टीचर के रूप में, क्या वो इतने काबिल हैं कि हमारे बच्चों को शिक्षा दे पाएंगे। और इसकी अगर एक संयुक्त जांच समिति बना के जांच करी जाएगी तो आप ये मान के चलिए ये बहुत बड़ा स्कैम है। 90% टीचर जो है वो गैर काबिल निकलेंगे प्राइवेट स्कूलों में। हमको लगता है कि पूरे प्रदेश की बात की जाए तो हजारों करोड़ों का इसके पीछे घोटाला सामने आएगा। निश्चित तौर पर योग्य टीचरों के नाम पर अयोग्य टीचरों की तैनाती और उनके नाम पर फीस की वसूली। बिल्कुल सही है। क्योंकि आप ओबरा में आए हुए हैं तो बिना ओबरा के सवाल पूछे तो काम चलेगा नहीं। ओबरा में भी कई अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय, हिंदी माध्यम के विद्यालय हैं। विशेषकर फीस वृद्धि का जो सवाल उठता है अंग्रेजी माध्यम के विद्यालयों में भी, तो ओबरा की किस तरह की समस्या आपको मिली और उसका किस तरह से समाधान करने जा रहे हैं? ओबरा की मेरे पास 4-5 कुछ बड़ी शिकायतें आई हैं। उसमें से एक शिकायत तो ऐसी आई कि स्कूल ने गलत तरीके से अवैध कब्जा भी कर रखा है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा। लेकिन जो स्कूल शिक्षा का मंदिर कहलाता है, अगर वही अनैतिक कार्य करेगा तो क्या वो अपने बच्चों को, अपने छात्र छात्राओं को उचित संस्कार वाली शिक्षा दे पाएगा? मैं ऐसा कदापि नहीं मानता। अगर हम सही हैं तभी हम सही शिक्षा का प्रचार और प्रसार कर सकते हैं, अन्यथा हमारी सारी बातें बेमानी हैं। यहाँ एक नई चीज और देखने को मिली कि 2018 एजुकेशन अमेंडमेंट पास होने के बाद जब ये कहा गया था कि जितना भी अभिभावक स्कूल को फीस दे रहा है पूरी को कंपोजिट ट्यूशन फीस मानकर उसको स्लिप दी जाए। लेकिन यहाँ मेरे पास कई सारे साक्ष्य आज ऐसे आए हैं जिसके अंदर स्पष्ट दिख रहा है कि अगर 20,000 बंदे ने जमा किया है तो उसे केवल रसीद 12,000 या 14,000 रुपए की मिल रही है। ये शासनादेश का उल्लंघन तो है ही। साथ में एक और नई चीज आप ये देखिए कि जब शिक्षा शुल्क बढ़ाने को मना किया गया सरकार के द्वारा, तो यहाँ के स्कूलों ने चौबे जी एडमिशन फीस के रूप में वृद्धि कर दी। मतलब आप नाक को ऐसे पकड़े या हाथ को घुमा के पकड़े, आप बढ़ा तो रहे हैं। इसके बारे में भी लिखित रूप से मुख्य सचिव जी के पास शिकायत दर्ज कराई जाएगी और हम ये प्रयास करेंगे जो अनैतिक पैसा स्कूल ने लिया है या तो वो स्वेच्छा से वापस कर दें, और वापस नहीं करेंगे तो इन स्कूलों की मान्यता प्रत्याहरण की कार्रवाई के लिए हम अनुमोदित करेंगे। शाम को आज आपकी मीटिंग हुई थी अभिभावकों के साथ, उसमें से अधिकांश अभिभावक ओबरा के प्रतिष्ठित विद्यालय सेक्रेड हार्ट कॉन्वेंट स्कूल के थे। उन लोगों ने किस तरह की समस्या आपके सामने रखी? देखिए, अधिकतम किस विद्यालय के थे ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन मुझे लगता है कि 3-4 जो यहाँ प्रमुख विद्यालय हैं वहाँ के अभिभावक आज शामिल हुए थे। और उन लोगों की जो मुख्य तौर पर समस्या थी वो ये समस्या थी कि कुछ लोग जो फीस जमा नहीं कर पाए हैं, कुछ लोगों ने जो ज़्यादा पैसे जमा कर दिए हैं, कुछ
पेरेंट इसलिए परेशान है कि उत्तर प्रदेश सरकार के आदेश के अनुसार जिन जिन मदों में छूट मिलनी चाहिए थी उन मदों में छूट नहीं मिली है। और सुनने में यह आ रहा है कि स्कूल 4 अप्रैल से, एक बड़ा प्रतिष्ठित स्कूल है, मीडिया आप सब लोग जानते हैं, मैं नाम लेके क्या करूंगा, जो स्कूल वाले हैं अगर वो ये रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं समझ जाएंगे कि आपने ये कहा है कि अगर 4 अप्रैल तक फीस जमा नहीं हुई तो आप बच्चे को निकाल देंगे। मैं आपको यहाँ बैठ के चैलेंज कर रहा हूँ और आपने बच्चों को निकाल दिया, मैं पूरे उत्तर प्रदेश से अभिभावकों को ला के आपके दरवाजे पर बैठा दूंगा और फिर मैं आपसे भी सवाल पूछूंगा कि सरकार के हाथ बढ़े या प्राइवेट इंस्टीट्यूशन वालों के हाथ बढ़े। सामान्य सी बात है, जब शासन का निर्देश ये है कि फीस के अभाव में किसी की पढ़ाई न रोकी जाए, किसी का रिजल्ट न रोका जाए, इसके विपरीत इस तरह की जो अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय फैसला है यह सर्वथा अनुचित है। हम आपकी बातों से सहमत हैं। और इसके अलावा अगर कोई और संदेश देना चाहते हैं अभिभावकों से। चौबे जी, आपने बहुत ही वाक कुशलता के साथ तकरीबन सारे सवाल पूछने का अच्छा प्रयास किया है। मैंने भी पूरा प्रयास किया है कि मैं आपके दर्शकों को, हमारे अभिभावकों को एक उचित जानकारी प्रदान कर पाऊँ। मेरे पास चलते चलते आप लोगों से कहना यही है, 1 और 1 11 होते हैं। मैंने बचपन में एक कहानी पढ़ी थी कि बहेलिये ने जाल बिछा रखा था, कबूतर आए और फंस गए, चूहा बुलाया गया जाल काटने के लिए, उससे पहले वो सारे के सारे कबूतर जो जाल को लेके उड़ गए। तो आप लोग अगर एकजुट हो जाएंगे, अगर आपको ये दिख रहा है कि आपका पड़ोसी परेशान है स्कूल के माध्यम से, तो आप उसके सपोर्ट में खड़े हो जाइए। स्कूल अगर आपको ये डर लगता है कि वो आपके बच्चे को निकाल देगा या नाम काट देगा, तो कितनों के नाम काटेगा? 1 2 3 10 25 50 साहब जाने दीजिए, एक का भी नाम वो नहीं काट पाएगा। बशर्ते आपके मुंह में जबान होनी चाहिए, उसी जबान का इस्तेमाल कीजिए। जब आपके बच्चे को कोई लताड़ देता है सड़क पर और आप उसका तंबू तान देते हैं, तो कोई स्कूल वाला कैसे आपके बच्चे के संग मिसबिहेव कर सकता है, उसको उसका जवाब दीजिए। और मैं आपको ये वादा करता हूं कि कोई भी स्कूल आपके बच्चे के संग गलत करने का दुस्साहस नहीं कर पाएगा, बशर्ते अब आप अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होइए। आप अभिभावक हैं, हमारे साथ जुड़िए, एकता में बहुत शक्ति होती है। और ये निश्चित मानिए कि जल्द ही एक बड़ी क्रांति इस देश के अंदर पुनः आगाज होने वाली है, और वो रहेगी शिक्षा की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद चौबे साहब, आपने भी समय दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ तो कुछ नहीं हो रहा है, अगर आगरा की तरफ आके देखिए, फिरोजाबाद में देखिए, मथुरा में देखिए, आगरा के आसपास के तमाम जिलों में आप देखिए कितना हल्ला चल रहा है। अभी रिसेंटली हमने आगरा के बड़े बहुत प्रतिष्ठित स्कूल को हमने करीब 2.5 करोड़ रुपए की छूट दी है। जब आप लड़ेंगे, जब आप लिखा पढ़ी करेंगे, तो आपको लिखा पढ़ी का जवाब भी मिलेगा, लेकिन लिखा पढ़ी तो करिए। अब आप ये कहेंगे साहब मैं नहीं कर सकता लिखा पढ़ी, तो हमारे बीच में कोई ऐसा साथी चुनिए जो इस लड़ाई को लड़ सके। सामने नहीं आ सकते तो उसका साथ देने के लिए बैठ से उसे सपोर्ट करिए। उसे रजिस्ट्री करनी है, उसे कुरियर करना है, उसके पास धन नहीं है, तो थोड़ा थोड़ा करके उसकी वो सहायता करिए कि वो कम से कम रजिस्ट्रियां कर सके, वो आगे चल के लिखा पढ़ी कर सके आपके लिए। वो हर तीसरे चौथे दिन जाके जिला विद्यालय निरीक्षक महोदय के यहाँ पर या डीएम ऑफिस में जाके फॉलो अप ले सके। आप नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, चुनिए ना किसी एक को जो आगे बढ़े, और फिर उसके पीछे उसकी मदद के लिए हाथ तो लगा दो कि भाई तू आगे बढ़ा, खड़े हुए। लेकिन अगर आप खुद भी नहीं करेंगे, कोई करेगा उसके लिए खड़े भी नहीं होंगे, तो बड़ा सवाल पैदा होता है कि बदलाव आएगा कैसे देश के अंदर। तो ये लाने के लिए आपको हिम्मत करनी पड़ेगी, आपका पड़ोसी नहीं आएगा आपकी मदद करने के लिए। और थोड़ा सा भी अगर आपको याद हो तो आप महसूस कर लें, शामिल थे जहां अंग्रेजों से लड़े हैं और हमने आज़ादी पाई है। तो जब हम उनसे आज़ादी पा सकते हैं, तो क्या हम देश के लोगों से नहीं लड़ सकते? जब ये संविधान आपको और हमारे लिए तैयार किया गया है, जब इस संविधान में आपको और हमारे अधिकार निहित हैं, सुरक्षित हैं, लिखे हुए हैं, पहल तो करनी पड़ेगी। आज हमारे मौन रहने से स्कूल प्रबंधन का इतना मन बढ़ गया है, वो किसी भी आदेश उस आदेश से भी अपने आप को सुपरसीट मान रहा है। हमारे उच्चतम न्यायालय ने जो आदेश दिए, उनका भी कोई भय नहीं उनके ऊपर। उनके आदेश का अवहेलना करते हुए मनमाने तरीके से बच्चों को पढ़ाई से वंचित किया गया, जिसके साथ 2 साल का आपको तो जिसके साथ 2 साल तक बच्चे मार्केट नहीं पाए, साल के बाद जिसके साथ हम खुद भी हैं। और डीआईएस के कहने के बाद भी प्रिंसिपल ने साफ साफ मना कर दिया कि मैं मार्कशीट नहीं दूंगी। डीआईएस से टेलीफोनिक कन्वर्सेशन, डीआईएस ने ऑर्डर टेलीफोन पे मोक्ष ऑर्डर दिया, उसके बावजूद भी जो बच्चों की 5 महीने वाले क्लास को बारहवीं की उसकी फीस बनती है ऑनलाइन क्लास से। अच्छा एक चीज बताइए, जिन बच्चों को ऑनलाइन क्लास से वंचित रखा गया,
वो अभिभावक या बच्चों के अभिभावक फीस देंगे या नहीं देंगे? क्या बच्चों को प्रमोट कर दिया गया है? जी हाँ, प्रमोट कर दिया गया है। ऑनलाइन प्राइस से वंचित रखा गया। जो इनका ऐप था MS टीम, उसका क्रेडेंशियल दिया ही नहीं है। देखिए पहले उस केस में क्या होगा? पहले तो ये कि जो बच्चों की पढ़ाई से वंचित किया गया इसके ऊपर इनके ऊपर केस दायर होता है। इसकी शिकायत करी जाएगी तो उनके ऊपर मुकदमा भी दर्ज होगा, क्योंकि शासनादेश का उल्लंघन किया गया है। दूसरा, अगर वो बच्चों को प्रमोट कर चुके हैं तो शासन का एक आदेश था कि जिस समय में स्कूल बंद रहे 4-5 मदों की फीस ना ली जाए, उसकी छूट मिलनी चाहिए। नहीं, स्कूल चले जी। जिनकी फीस बकाया थी जी। उनको में 5 महीने 6 महीने मतलब जब तक ऑफलाइन स्कूल नहीं खुले तब तक उन्होंने ऑनलाइन एजुकेशन दिया ही नहीं। इस बात को हम सिद्ध कैसे करेंगे कि हमारे पास साक्ष्य है? हाँ, हमने स्कूल में रिसीव तो कराया। आप साक्ष्य दीजिए, जो रिसीविंग कराइए वो एप्लीकेशन दीजिए, हाई कोर्ट में मंडे को उसको डालते हैं। ऊपर मालूम तो होने दीजिए माननीय न्यायालय को कि नीचे चल क्या रहा है। आप जब तक बताएंगे नहीं, अब आप इस बात को गुजरे हुए कितना समय हो गया? ये नहीं, एक मिनट, अप्रैल 21 से मेरा बेटा जो है LKG UKG में गया। एक मिनट, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। अप्रैल 21 से 18 नवंबर को स्कूल खुला था। उसके बीच में पूरी की तरह से उसको जो है ऑफ किया गया है। मैंने 2 बार एप्लीकेशन रिसीव किया, एक बार क्वेश्चन भी किया कि आपने क्यों रिमूव किया। मैंने उसको मांगा कि आपने मिस्टेक से मतलब वो पासवर्ड नहीं दिया, पासवर्ड ID पासवर्ड है इसका। रिसीविंग की कॉपी ले लीजिए, स्पष्टीकरण मांग लेते हैं। इसके अंदर स्कूल भी फंसेगा। स्कूल कौन सी क्लास का था? बच्चा किस क्लास में था? UKG, अभी UKG। BA से भी आएगा इसके अंडर में। आप इन्हें दे दीजिए एप्लीकेशन, मैं मूव ऑन मैं करा देता हूँ। आप दे दीजिए, ये सारे फंसेंगे। फिर आपके पास फोन आएगा। एक बार मैंने फर्स्ट टाइम जब IGRS डाला जी। था, तब तो BSN ने लिख दिया कि ये मेरे अंडर में नहीं आ रहा है स्कूल। सेक्रेटरीट कॉन्वेंट स्कूल मेरे अंडर में नहीं आता है। वो कहाँ लिखा हुआ है जो उसमें? वो IGRS मेरे पास उसकी रिप्लाई है, उसकी कॉपी भी दे दीजिए। यार तो मैंने भी डाला था, इसमें ऑनलाइन क्लास से बच्चों को वंचित किया गया, मैं अपने नाम से डाला था। और NCERT का नर्सरी से लेकर 8वीं तक सब BSA के अंडर में आता है। लेकिन BSN ने तो ये कहा था कि अगर वो स्कूल हाई स्कूल या इंटर में कन्वर्ट होता है तो पूरा स्कूल BIS में हो जाता है। इंटर हाई स्कूल नहीं, ऐसा नहीं है। अगर एक स्कूल में 12वीं तक की कक्षाएं चल रही हैं तो नर्सरी से लेकर 8वीं तक BSA के अंडर में रहेगा और 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं DIS के अंडर में आएगी। अगर उसने आपको लिख के जवाब दिया, मैं उसकी नौकरी खा जाऊंगा, मुझे वो भी दे दीजिए। 2 साल लगे हैं, 2 साल में इतना पढ़ चुका हूँ, साहित्यकार हूँ मैं, तो कागज पहले पढ़ता हूँ, लड़ता हूँ तो बाद में हूँ। तो आप लोगों को पता ही नहीं है कि आप 90% जगह पर जीते हुए हैं, जीत पहले से ही जीते हुए हैं। वो तो मुझे पता है, मैं ये भी जानता हूँ, मेरी भी कहीं जगह बात हुई है। जी। मैं ये भी जानता हूँ, कोई भी सरकारी कर्मचारी GO के अगेंस्ट ऑर्डर नहीं कर सकता, नहीं, हमारी फाइल को डिले कर सकता है। जी, वो हमारी फाइल को डिले कर सकता है। उसने तो लिखकर ये दे दिया ना कि ये स्कूल मेरे अंडर में नहीं आता। अभी आज की डेट में जैसे जो है जिला शुल्क नियामक समिति की बैठक हुई, आज हमारी वहाँ केस पेंडिंग, अभी तक हमको कुछ भी जो है डिटेल्स नहीं मिल रही है। जी। इस बाबत हम लोग जो है मार्च महीने में कम से कम 5 बार DM ऑफिस जा चुके हैं। हम श्रीकांत जी और कई लोग 5 बार DM ऑफिस जा चुके जिला हैं। शुल्क नियामक समिति का प्रारूप पता है आपको? 8 मेंबर होते हैं उसमें। जी। इसमें जो है अध्यक्ष ये होता है, पदेन। हाँ, बाकी कुछ PWD के और कुछ CA और क्या है, 8 लोगों की कमेटी होती है। पूरा मैंने जो है ये 2018 दिन मैंने पूरा पढ़ा हुआ है। उसमें से एक पेरेंट एसोसिएशन का मेंबर भी होता है। पेरेंट्स एसोसिएशन का कोई मेंबर को बुलाया नहीं गया, तो पेरेंट्स एसोसिएशन का है कि नहीं ये पता नहीं, क्योंकि स्कूल का नियम होता है कि पेरेंट्स मीट वो पेरेंट्स का ग्रुप बनना चाहिए, स्कूल और पेरेंट्स का ग्रुप बनना चाहिए। इसमें पेरेंट्स एसोसिएशन का एक मेंबर बुद्धि से बुलाया था, वो ब्लैक बोर्ड वाला बुलाया। हाँ, क्योंकि यहाँ पेरेंट्स ब्लैक बोर्ड वाला जो अपने पीछे बैठा हुआ था इस मीटिंग में मतलब इन्होंने जो शुल्क नियामक समिति बनाई है यहाँ की, इसका कार्यकाल केवल 2 साल का होता है। 2018 में बनी जिला शुल्क नियामक समिति, 2020 में बदलनी चाहिए थी। 2020 का कार्यकाल अब 2022 में पूरा होगा, तो पता करिए ना कौन है। नहीं तो कोरोना की वजह से तो फिर समिति बनी थी, तो हम लोग समिति इस स्कूल में PTA की बैठक भी कभी नहीं होती है। PTA का मतलब कि पेरेंट्स को शामिल करना चाहिए इनके एडमिनिस्ट्रेशन में, जो कि ये नहीं शामिल करते। अपने यहाँ के जो अध्यापक हैं उनके कुछ लोगों को इन्होंने, या मार्केट के जो समृद्ध इनके जो फाउंडर हैं उनको ही इन्होंने अपने यहाँ रखा है। फाउंडर या जो इनके हितैषी है उनको ही इन्होंने शामिल किया है। किसी जो जिनका बच्चा पढ़ता है उसको नहीं शामिल किया, या टीचर के हस्बैंड को शामिल कर दिए कि इनका बच्चा पढ़ता है, ये भी है। ये सिर्फ इसलिए ताकि आप लोग अपनी आवाज़ मुखर ना कर सके वहाँ पे खड़े होकर। तो जिला शुल्क नियामक समिति की लेटर इशू कर देते हैं यहाँ के लिए,
और उनसे पूछ लेते हैं कि आपने इलेक्शन कब कब कराया और कैसे कैसे कराया और किस आधार पर चुना आपने। यदि आपने कोई अभिभावक को चुना है अपनी कमेटी में तो उसको चुनने का आधार क्या है, ये पूछिए ना। मैं तो कहता हूँ हमारे पत्रकार भाई बैठे हुए, ये सवाल तो आप करिए। हमारा अभी तक पिछले देश का चौथा लोकतांत्रिक स्तंभ आप ही लोग हैं। मेरा आप लोगों से भी ये कहना है कि जो सवाल जैसे आप हमसे सवाल पूछते हैं, अगर यही सवाल वास्तविकता वाली जगह पर पूछने लायक स्थिति बन जाए और वहाँ पूछे जाएं तो आप यकीन मानिए कि बदलाव कितनी जल्दी आएगा ये आप लोग खुद देखेंगे। वहाँ पूछिए कि जो 2018 में जिला शुल्क नियामक समिति बनी थी उसका कार्यकाल कितना होता है, 2 साल का। उसके अंदर एक पेरेंट एसोसिएशन का मेंबर भी होता है, उसको चुनने की प्रक्रिया क्या है? क्यों स्कूल वाले अपने जान पहचान के लोगों को बुला लेते हैं और बुलाने के बाद ये कहते हैं कि इसको मेंबर बना दो? क्यों उसके लिए सार्वजनिक अखबार में क्यों नहीं निकाला जाता कि जिला शुल्क नियामक समिति का कार्यकाल पूरा हो चुका है, नई कार्य समिति बनाई जानी है, कौन इसमें जुड़ना चाहता है वे लोग आए? जब और विभागों में भी ऐसा होता है तो शिक्षा विभाग ये चीज क्यों नहीं करता है? माननीय डीएम साहब से मैं आपके उससे अनुरोध करूंगा कि कम से कम जिला शुल्क नियामक की जो पारदर्शिता है इसको बना के रखें, और जो पेरेंट हैं आपके सोनभद्र जिले के, जब आप ये बनाएं तो इसके कार्यकाल को उनसे भी डिस्कस करें कि उन्हें क्या समस्या आ रही है। और कोई सवाल आपका? अभी मैं 20 मार्च को स्कूल गया था, प्रिंसिपल से मुलाकात हुई थी, तो प्रिंसिपल ने एक लाइन कहा था जी, एडीएम ने जो है उनकी फीस दिलाने की जिम्मेदारी दी है। फीस दिलाने की, स्कूल की बकाया फीस दिलाने की जिम्मेदारी दी एडीएम ने ली। वो लिख के दिखा दे कहाँ पे लिखित मिल रही है? सर लिखित तो नहीं दे रही है, आप समझिए ना। बीआईएस को फोन करने वो रिजल्ट नहीं दे रहा है, उनका ये कहना है। देखिए आपका शुभ नाम क्या है? अग्रवाल साहब, आप मुंह जबानी बात कर रहे हैं, मैं फिर उस बात पे आ रहा हूँ। आप स्कूल जा ही क्यों रहे हैं? मत जाइए ना। आपको जो बात करनी है रजिस्ट्री करिए ना, आप लिख के बोलिए ना मुझसे, आप लिख के जवाब आने दीजिए ना। मैं देखता हूँ लिख कर वो ये लिख कर दे दे कि वो एडीएम साहब ने कही है कि वो फीस बकाया दिलवा देंगे, एडीएम साहब की नौकरी चली जाएगी इस बात को लेके। आप मुंह जबानी डिस्कस क्यों कर रहे हैं? रजिस्ट्री भेजिए। और रजिस्ट्री का एक तरीका मैं आपको और बता दूं, मैंने पहले भी कहा था कि जनता को आप शिक्षित बना दीजिए, जनता खुद लड़ना सीख जाएगी। हम लोग गलती क्या कर रहे हैं पहले वो समझ लीजिए। हम लोग क्या करते हैं, हमको प्रॉब्लम हुई स्कूल से, हम गए डीआईओएस के पास, उसको लिखित में शिकायत दी थी। डीआईओएस ने कहा ठीक है हम नोटिस देंगे, जो कि प्रक्रिया भी है। अब डीएम नोटिस दे रहा है, 3 दिन 10 दिन 15 दिन बीत गए, महीना फिर बीत गया, जोश ठंडा हो गया आपका भी, बात खत्म हो गई। आप कहीं मत जाइए, मैं आपको तरीका बताता हूँ। अधिकारियों के लिए प्रेशर बन जाइए। प्रेशर कैसे बनेंगे? आप कोई भी शिकायत लेटर देना हो या तो रिसीव कराएं हैंड टू हैंड जाके, या रजिस्ट्री करें, आप करें जेडी को, ज्वाइंट डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन, और नीचे प्रेषित प्रतिलिपि में लिख दीजिए माननीय जिलाधिकारी महोदय, माननीय डीआईओएस, माननीय बीएसए महोदय और फलाना स्कूल, और उसको दे दीजिए। अब इसका मतलब समझिए क्या होगा। जेडी जब लेटर जारी करेगा तो वो लेटर के साथ साथ वो उन 5 को लेटर जारी करेगा जिसके नीचे आपने प्रेषित प्रतिलिपि लिखा है। डीएम के पास पहुंचा, डीएम 5 को लेटर जारी करेगा, फिर वो लेटर डीआईओएस तक पहुंचा, डीआईओएस 5 को जवाब देगा, तो 5 में आप भी शामिल है क्योंकि आप शिकायत करता है। यानी सब अधिकारियों को संक्शन लेटर आपके पास भी आएगा डाक से। बीएसए लेटर जारी करेगा, 5 को जारी करेगा, यानी आपने लेटर दिया तो एक जगह, लेकिन वो 20 जगह चल गया। तो प्रेशर तो क्रिएट करिए। जब अधिकारी पागल होंगे ना, अरे यार इनकी तो हर तीसरे दिन एक चिट्ठी आ जाती है, बोले क्या हो रहा है यार, हम इनके लिए एक अलग से आदमी बिठाएंगे अपने चिट्ठी लिखने के लिए, बोले समस्या देखो इनकी जाके। हम लोगों ने प्रेशर ग्रुप बनाकर काम करा है। आज हमारी एक चिट्ठी के ऊपर विभाग मिल जाता है, हमसे रिक्वेस्ट करी गई डीएम ने, बोले साहब आप वहां मत लिखा करिए, कोई दिक्कत हो तो आप ऐसे ही आ जाया करिए। लेकिन ये करने के लिए साल भर लग गया हमें, कोई सुनता ही नहीं था, बेवकूफ बने रहते थे हम लोग। जब हमने तरीका बदला काम करने का तो आज ये स्थिति है कि एक बार में सुनवाई होती है, एक बार में। तो आप लोगों को समय लगेगा 6 महीने का, लेकिन अगर यहाँ बैठे हुए 15 लोग 15 लेटर डीआईओ उसको जेडी को शिकायत के लिख के मार देंगे ना, तब आप ये मान लीजिए 1 महीने के अंदर भूचाल आ जाना है आपके यहाँ पर, क्योंकि आपके 15 के एवज में उनको 75 लेटर जारी करने पड़ेंगे। प्रेशर क्रिएट करिए, लड़ाई का तरीका बदलिए। और मैं आपको 100% कह रहा हूँ, आप एक बार ये कह के देख लीजिए। अग्रवाल साहब आपसे भी अनुरोध करूंगा कि जो लड़ाई अभी तक आप लड़ रहे हैं, एक बार वो हमारे पैटर्न से लड़ लीजिए। आपको जारी करिए जेडी को। समय के साथ परिवर्तन होना बहुत जरूरी है, और उसी मन से में रहना। ये चीज प्रिंसिपल ने ये भी कहा था, एडीएम साहब ने ये भी बोला है
ये जो मेरे से बात हुई है कि जब तक फीस जमा नहीं होगी जिन लोगों की, उन लोगों का रिजल्ट मत दीजिए। ये स्टेटमेंट भी प्रिंसिपल ने मेरे सामने कहा है। ठीक है, अब आप एक काम करिए, आप एक लेटर कल ही तैयार करें, उस लेटर में जो भी आपकी मौखिक बातें हुई है वो लिख दें और सीधे जेडी को रजिस्ट्री कर दें। यार एक काम करें, आप माननीय मुख्यमंत्री को भेज दें और प्रेषित प्रतिलिपि में आप डाल दें जेडी ये वो फलाना ढिमाका, सारी चीजें अपने आप रिटर्न में आनी शुरू हो जाएंगी आपके पास। यहाँ पर हम लोग लिखे तो सर उसके बाद क्या इस चीज का प्रूफ दीजिए। क्या जब वो प्रूफ मांगेंगे तो हम उसको क्या देंगे? किस चीज का proof? मौखिक प्रूफ क्या होगा? मैं आपकी बात मान गया साहब। इन्होंने ये कहा एप्लीकेशन लिखने के शब्दों पे तो आप जाएंगे, आप उसमें लिखेंगे साहब मेरी मौखिक वार्ता ये हुई। अब आप प्रूफ के लिए बात करेंगे, मेरा बेटा 10th में है। मैं प्रूफ की सुनिए, बात नहीं कर रहा हूँ, आप मेरी बात पूरी सुनो। मैं प्रूफ मांग ही नहीं रहा हूँ आपसे। हम उनके शब्द जाल में क्यों फंसे? हमें तो उन्हें अपने शब्द जाल में फंसाना है ना। हम क्या लिखेंगे कि ऐसे ऐसे हमको ये समस्या थी, हम लोग स्कूल गए, स्कूल मना कराया ठीक है, लेकिन हमारे खर्चे थे इसलिए हमने फीस बढ़ा दी, हम लोग हाई कोर्ट गए। जब हो जाएगा हाई कोर्ट का निर्णय हम दे देंगे, वापस क्या देंगे होगा, ये कोई लॉजिक तो नहीं बोलता। लेकिन आप कल ही परसों मंडे को लेटर जारी कर दें यहाँ पर जेडी के पास व्यक्तिगत रूप से, उसमें ये वाली बात मेंशन कर दें कि हमारी पेरेंट एसोसिएशन हाई कोर्ट में जा रही है इस पूरे मामले को लेके। जैसे ही वहां से जो भी सॉर्ट आउट ऑर्डर होता है उसके अनुसार हम लोग फीस जमा करते मैं सभी अभिभावकों को यह जानकारी देना जब तक किसी भी अभिभावक के बच्चे को फीस जमा ना हो पाने का स्कूल से वंचित ना किया जाए। नहीं, अगर 4 तारीख को इन केस प्रिंसिपल या स्कूल टीचर या ये कहते हैं कि नहीं आप उनको एडमिशन नहीं देना, बच्चे स्कूल के बाहर से, उस केस में हम लोग क्या करें? नहीं कर सकते वो, आप उससे पहले कार्रवाई करिए ना, आप बैठ जाइए ना स्कूल के गेट पर। 2 दिन में क्या होगा? उस दिन बच्चे को लेके जाएंगे। आज रविवार है, 2 तारीख है, 4 तारीख हो गया स्कूल खोलना है, तो ये चीज तो और पहले से शुरू कर देनी चाहिए थी। तो सर ये रिपोर्ट जो हमारे पास कल आई है, ये चीज तो अभी 30 तारीख को क्लियर किया हमने, 30 तारीख को क्लियर किया हमने। इसके लिए फिर आप केवल एक काम कर सकते हैं, तत्कालीन रूप से डीएम साहब से मिलके और एक आदेश जारी करा लें। आदेश जारी हमारा ये तत्कालीन तुरंत हम फीस जमा करने के लिए मना कहाँ कर रहे हैं? हम तो सीधे कर रहे हैं, जो एक्ट जारी हुए हैं उसको तैयार करते हुए हमसे फीस लिया जाए। हम कहीं मना कर ही नहीं रहे पैसा। प्रशासन से जब भी बात होती है तो डीआईएस के सामने भी मिली हुई, बस वो कहते हैं कि आपको फीस देना नहीं चाहते, और हम लोग यही कहते हैं कि आपको फीस लेना नहीं चाहते। हम लोग एज पर जीरो आज भी फीस देने को तैयार है, आप पूरे 12 महीने की देने को तैयार है। लेकिन ये तो रिटर्न में आपने लिखकर एप्लीकेशन दी होंगी ना पहले भी इसके लिए, हम लोगों ने तो वो मुझे दे दीजिए, मैं हाईकोर्ट में सबमिट कर रहा हूँ ना आपकी सारी एप्लीकेशन। हमारा पहले दिन से मांग है कि जो एक्ट जारी हुए हैं कोरोना काल में, हमारे साथ साथ आप सभी अभिभावक जो एप्लीकेशन दे चुके हैं, जो रिसीव करा चुके हैं, मैं आप सबको पार्टी बना रहा हूँ ना अपने साथ साथ वहाँ पर हमारी हाईकोर्ट पिटीशन के अंदर, मैं आप सबकी फाइलें लगा रहा हूँ। जैसी वहाँ पे एक्सेप्ट हो जाएगी आप उसकी कॉपी दे दीजिएगा डीएम को लाके कि साहब हम लोगों ने एप्लीकेशन कोर्ट में डाल दी है, विचाराधीन है, जैसी हो जाए हम फीस जमा कर देंगे। और हिम्मत नहीं है कि बच्चों को निकाल दिया जाए, सब दे दिया। केवल 4 IGRS पे लड़ रहे हैं, 4 बच्चों के IGRS पे लड़ रहे हैं, लेकिन उसके ऊपर जो है 50 से 60 अभिभावकों के सबके साइन है बैकग्राउंड में। भाई जैसे अन्य अभिभावक हो गए, अब या तो फिर वही बात है कि जो 70 के 70 बच्चों के IGRS करवाए जाए, या उन चारों में जो है वो सारे आ जाएंगे, पूरा स्कूल प्रबंधन आ जाएगा। उसका काम सिर्फ एक तरीका है, जब आपने सबमिट कराया होगा तब आपने सबके साइन वाले पेपर लिए होंगे। हाँ जी, उसकी फोटोकॉपी है आपके पास? वो फोटोकॉपी है, बस वो दे दीजिए, बस वो दे दीजिए, ओरिजिनल वो दे दीजिए, फोटोकॉपी दे दीजिए उसकी। स्टेट में 129 अभिभावकों को शामिल है। हमारे पास पूरा ये भी साक्ष्य है, वीडियो साक्ष्य है कि प्रिंसिपल महोदया खुद एक्सेप्ट किए हैं कि फीस अभाव में हमने बच्चों को वंचित किया है। ये जुलाई में हम लोग 1 जुलाई को हमारी मीटिंग भी है, ये भी साक्ष्य है। फेसबुक ये डीवीडी दे दीजिए हमारा। ये साक्ष्य भी हमारे पास मौजूद है कि प्रिंसिपल महोदया खुद एक्सेप्ट किया कि फीस हम लोगों की मीटिंग के बीच में जब डीवाईएस साहब मध्यस्थता करने के लिए आए थे तो वो वार्ता 1 घंटा 45 मिनट की चली थी, वो पूरी वॉइस रिकॉर्डिंग हम लोगों के पास है। नहीं उससे फर्क नहीं वॉइस से नहीं मतलब डीवीडी ज्यादा इफेक्टिव रहेगी, आप डीवीडी करा दीजिए, डीवीडी ज्यादा इफेक्टिव। हम पहले दिन से कह रहे हैं हम पैसा हमारा ये कहना है कि इन 2 साल पूर्व स्कूल प्रबंधन ने जब फीस बढ़ाया है, जब फीस बढ़ा के फीस बढ़ा हम लोग फीस जमा किए हैं, कहीं हम लोग विरोध नहीं किए। जब सरकार एक्ट जारी करते हुए अभिभावकों को राहत देते हुए
साफ शब्दों में कहा है इन मदों में आपको फीस नहीं आपको लेना। छूट मिलेगी, आप ये मान के चलिए। इसी के लिए हम लोग हाईकोर्ट लड़ने जा रहे हैं। 40,000 तो मैं कल ही हमारे- सब सबमिट करके आ गया हूँ, एफिडेविट वगैरह सब बना दिया है। वकील की फीस भी मैं कल देकर आ गया। जो काम हम तो प्रशासन पैसा खर्च कर रहे हैं, आप लोग कम से कम लड़ो तो सही। जो काम पैसा तो प्रशासन हमको को खर्च करना करेंगे। चाहिए था, जो काम प्रशासन को करना चाहिए था, वो हम लोग को जागरूक करना पहली पड़ेगा। बात तो भाई साहब आप ये दिमाग से निकाल दीजिए कि आप हल्के लोगों से लड़ रहे हैं। ये एजुकेशन माफिया है, इसकी पहुंच बहुत ऊपर तक है। आप और हम जहां तक जा सकते हैं, ये उससे पहले ही वो बहुत ऊपर बैठे हुए हैं। तो इनसे हम धन बल में नहीं लड़ पाएंगे। इनसे हम अगर लड़ पाएंगे तो केवल कागजों से लड़ पाएंगे, उसके अलावा कोई तरीका नहीं है इनसे लड़ने का। लेकिन अब आप थोड़ा टेक्निकल आ जाओ। एक जिले से लड़ रहा हूं मैं, आगरा से, फिर फिरोजाबाद भी शामिल हो गया, फिर मथुरा भी शामिल हो गया, फिर कानपुर भी शामिल हो गया, फिर लखनऊ भी शामिल हो गया, आज सोनभद्र भी शामिल हो रहा है। तो जब 75 जिलों में से 30 जिले हमारे साथ खड़े हो जाएंगे, और मैं कह रहा हूं कि 30 जिलों में कोई नहीं हो, एक एक आदमी खड़ा हो जाए, लेकिन वो 30 जिलों से जब लेटर हेड जाएगा तो वो काम तो होगा। बताइए कि नहीं होगा? होगा ना। तो टीम खड़ी करने में विश्वास करिए, यही फायदा होता है टीम का। अभी ये अकेले हैं, इनके साथ 50 लोग खड़े हो जाए, कुछ नहीं करना है आपको, एकदम शांतिपूर्ण तरीके से करना है, जो भी करना है। मैं 3 दिन कलेक्ट्री के गेट पे लेट गया था, भूखा प्यासा। 3 दिन तक मैंने कुछ नहीं खाया। मजबूरी में पुलिस गिरफ्तार करने आई तो गिरफ्तार नहीं कर पाई। मैंने एक ही बात कही, मैंने कहा साहब मैं यहाँ धरने पे किस लिए बैठा हूँ, पहले आप ये तो समझ लो। उत्तर प्रदेश सरकार का एक आदेश आया है, उसका पालन कराने के लिए इसकी जिम्मेदारी किसकी है? बोले जिला प्रशासन की। तो मैंने कहा अब आप ये समझ लो कि उत्तर प्रदेश शासन के आदेश का पालन हो जाए, जिला प्रशासन उसका पालन कर दे, उसके लिए प्रदेश के एक नागरिक को धरने पे बैठना पड़ रहा है। जिस शर्म की बात किसके लिए होनी चाहिए? आपके लिए होनी चाहिए कि मेरे लिए होनी चाहिए? पुलिस ने मुझे गिरफ्तार नहीं करा। मैं 3 दिन में बैठा रहा, चौथे दिन अपनी मांगे मनवा के उठ गया। बहुत सारे बच्चों को ग्रुप से रिमूव कर दिया गया था, ऑनलाइन ग्रुप से, सबको जुड़वाया गया वापस, सबकी परीक्षाएं दिलवाई गई, सबको परीक्षा परिणाम दिलवाए गए। उसका कारण कि हमारे साथ यूनिटी रही, लोग रहे, पीड़ित परेशान अभिभावक रहे। जब तक हम नहीं, अच्छा मैं तो और दूसरी बात कहता हूँ, बड़ा अच्छा समय चल रहा था कोरोना का, मैंने तो पेरेंट्स से कहा कि जो अभिभावक डरते हैं वो मास्क लगा के आ जाए। कौन पहचान रहा है उन्हें? सारे आ रहे हैं मास्क लगा के। अब ऐसे लोगों कलेक्ट्रेट पूरा जाम हो गया। तो आपको लड़ाई के तरीके बदलने पड़ेंगे। तो अग्रवाल जी मैं तो कहता हूँ सोमवार को यार इसको फॉलो कर दीजिए, डीएम साहब को वो कर दीजिए, और मंडे को हमारी पिटीशन दाखिल होते ही मैं उसकी एक कॉपी आपको यहाँ भेज देता हूँ। उस कॉपी के साथ आप डीएम को दे दीजिए, जेडी को दे दीजिए, और उसके अकॉर्डिंग आप कह दीजिए साहब हम लोग हाईकोर्ट जा चुके हैं, जैसे ही निर्णय होगा बकाया फीस तब दी जाएगी, वर्तमान की फीस आप लेना शुरू कर सकते हैं। वर्तमान की फीस आप ले सकते इस हैं। बात पर तो आप सहमत है ना? जी, पिछला सेक्शन जो हमारा गया है जी नहीं, जेडी की जैसे फोन किया गया था जी, उसने साफ इनकार कर दिया, उसने बोला कि यह स्कूल मेरे उसमें नहीं है। सर मैं बार बार एक ही बात दोहरा रहा हूँ, आप लोग जो कुछ कर रहे हैं मौखिक कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ जो कुछ करो आप लिखा पढ़ी पूछिए ना। आप एक शब्द मत निकालो मुझसे, आप लिखित मान लेख नहीं निकाल दो आप, मैं गारंटी से कह रहा हूँ आपको समाधान दिख जाएगा। वो आपसे मौखिक तो कुछ भी कह सकता है, वो लिख कर देगी ये स्कूल उसके अंडर में नहीं आता, मैं नौकरी खा जाऊंगा। मैं इतनी बड़ी बात आपसे कह रहा हूँ, मैं आपके सोनभद्र में आकर उसकी नौकरी खा जाऊंगा अगर वो ये लिख कर दे देंगे स्कूल उसके अंडर में नहीं आता है।